welcome back to my channel. Hope you all are fine. So today we are going to discuss a very important topic for all ICSE students of class 10th. The topic is all about stakeholders. So without wasting our time, let's get started. So what is a stakeholder? Stakeholder क्या होता है? A stakeholder is a party that has an interest in a company and can either affect or be affected by a business. एक देखिए स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं. स्टेक होल्डर एक पार्टी हो सकती है या पर्सन की बात भी कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टेक होल्डर इज अ पार्टी दैट हैज़ एन इंटरेस्ट इन अ कंपनी एंड कैन अदर बी अफेक्टेड और अफेक्टेड बाय द बिजनेस. एक स्टेक होल्डर वो पार्टी होती है जो कंपनी के अंदर अपना इंटरेस्ट देती है, दैट मीन्स इन्वेस्ट करती है. ठीक है, और कंपनी के मतलब उस बिज़नेस के इफेक्ट होने से वो स्टेक होल्डर्स भी, वो पार्टी भी इफेक्ट होती है. ठीक है, या तो स्टेक होल्डर इफेक्ट होगा या तो बिजनेस इफेक्ट होगा, दोनों. क्योंकि देखिए जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका जो होता है, उनका इन्वेस्ट होता है बिजनेस में. वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं बिजनेस में कि आगे चलकर अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो दे विल ऑल्सो गेट प्रॉफिट. एंड इफ अगर प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं वो, तो लॉस भी होगा अगर कंपनी को, तो भी उनको फेस करना पड़ेगा. तो स्टेक होल्डर्स वो पार्टी होती है जिनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है एंड कैन बी अदर अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द बिजनेस. या तो बिजनेस उससे अफेक्ट होगी या तो वो बिजनेस अफेक्ट होंगे. क्योंकि देखिए अगर प्रॉफिट होगा तो भी उनको प्रॉफिट मिलेगा, तो इस तरह से वो भी अफेक्ट हो रहे हैं. और अगर लॉस होता है तो उनको लॉस झेलना पड़ेगा, इस तरह से भी अफेक्ट होते हैं. तो या तो कंपनी के इफेक्ट होने से स्टेक होल्डर्स इफेक्ट होते हैं या स्टेक होल्डर्स के इफेक्ट होने से कंपनी इफेक्ट होती है. तो स्टेक होल्डर इज अ पार्टी दैट हैज़ एन इंटरेस्ट इन अ कंपनी. जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो ऐसी पार्टी होती है जिनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है एंड कैन अदर अफेक्ट टू बी अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द बिजनेस. जो कि इफेक्ट होते हैं बिजनेस से, और या तो बिजनेस से वो, या तो बिजनेस इफेक्ट होगा या तो वो बिजनेस इफेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, मतलब उनके इफेक्ट का मतलब यहाँ पे बोला गया है कि दैट मीन्स अगर कोई भी आउटकम आ रहा है बिजनेस से, ठीक है, जो भी उनके प्रोग्राम हो रहे हैं या कुछ भी परफॉर्मेंसेस हो रही है, जो भी आउटकम हो रहा है उससे बिजनेस, मतलब बिजनेस के साथ साथ स्टेक होल्डर्स को भी वो फेस आउट करने पड़ेंगे, हैंडल करने पड़ेंगे. The primary stakeholders is a typical corporations are its investors, employees, customers and suppliers. अच्छा, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? प्राइमरी स्टेक होल्डर्स दैट मीन्स कि अगर हम बात करें बहुत क्लोज रिलेशन में रहे, तो बहुत ही क्लोजली अगर कंपनी के कोई स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये अपने जो इन्वेस्ट करते हैं इंटरेस्ट के साथ कंपनी में कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं. और अगर इन फ्यूचर उनको प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो दे विल ऑल्सो गेट प्रॉफिट. एंड इफ कंपनी फेसेस लॉस, so they also have to face loss. However, with the increasing attentions on corporate social responsibilities, the concept has been become extended to include communities, governments and trade associations. अच्छा, अब देखिए क्या होता है कि जैसे कंपनी भी चाहती है कि भाई मेरे इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे तभी तो मेरी कंपनी भी बढ़ेगी. ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, पैसे इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी, देन दे विल ऑल्सो गेट दे विल ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटीज़ टू गेट डेवलपमेंट इन देयर बिजनेसेस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इस लोगों को इस चीज़ के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, इस चीज़ पे अटेंशन क्रिएट करने के लिए कि हाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टेक होल्डर बनना चाहिए, तो इस चीज़ पे अटेंशन क्रिएट करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, और कुछ इन रिस्पॉन्स, जैसे अगर ब्रॉड चीज़ें भी रहेंगी, अगर हमारी ब्रॉड कंपनी है, ठीक है, अगर हमारी काफ़ी एक्सटेंडेड कंपनी है, उसमें काफ़ी वर्क है, ठीक है, अगर वहाँ पे इन्वेस्टर्स इतने हैं तो काम भी जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा. अगर ज़्यादा होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए भी लोग ज़्यादा चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेयर आउट करने के लिए भी लोग ज़्यादा चाहिए. तो यहाँ पे क्या है कि इन सब चीज़ों को अटेंशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जो इस कॉन्सेप्ट को ब्रॉड कर दिया गया है, दैट मीन्स एक्सटेंड कर दिया गया है. यहाँ पे और भी लोगों को जैसे इंक्लूड कर लिया गया, मीन्स कम्युनिटीज़ को कर लिया गया, गवर्नमेंट को भी कर लिया गया, ट्रेड एसोसिएशंस को भी कर लिया गया. दैट मीन्स कि गवर्नमेंट भी चाहे तो अपने कुछ इंटरेस्ट कंपनी को दे सकती है, और गवर्नमेंट देती भी है. ठीक है, गवर्नमेंट्स क्या करती है कि कुछ अपने बिजनेस, मतलब कुछ कॉर्पोरेशन में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देती है, और अगर कंपनी को लॉस होता है तो लॉस भी बेयर आउट करती हैं, प्रॉफिट होता है तो भी वो भी बेयर आउट करती हैं. ठीक है, तो हाउएवर विद द इंक्रीजिंग अटेंशन ऑन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब चीज़ों पे अटेंशन क्रिएट करने के लिए द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड, यानी द कॉन्सेप्ट हैज़ बीन बिकम ब्रॉड कर दिया गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, टू इंक्लूड कम्युनिटीज़. इनको कैसे बड़ा किया गया है भाई? कम्युनिटीज़ को भी इंक्लूड कर लिया गया है, गवर्नमेंट्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है, ट्रेड एसोसिएशंस को भी इंक्लूड कर लिया गया है. जैसे यहाँ पे कुछ
किया टेक अवेज है। दैट मीन्स कि ये चीज़ें स्टेक होल्डर्स बनने के लिए या स्टेक होल्डर्स के बारे में कुछ की स्टेप्स हैं जो कि आपको क्लियर कर देंगे। जैसे कि देखिए, आई स्टेक होल्डर्स हैज़ वेस्टेड इंटरेस्ट इन अ कंपनी एंड कैन एदर अफेक्टेड और अफेक्टेड बाय अ बिजनेस ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंसेज। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका वो वेस्टेड इंटरेस्टेड इन अ कंपनी, दैट मीन्स कि उनका इंटरेस्ट होता है कंपनी में, वो अपना इंटरेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एंड कैन अदर अफेक्ट और भी अफेक्टेड बाय, या तो अफेक्ट कर सकते हैं या खुद भी अफेक्ट, या तो अफेक्ट कंपनी को करेंगे या तो खुद भी अफेक्ट होते हैं बिजनेस के ऑपरेशन से और उसके परफॉर्मेंस से। ठीक है, दैट मीन्स अगर बिजनेस में कोई प्रभाव पड़ता है तो इन पर भी वो प्रभाव पड़ेगा, और अगर इनको कोई कुछ दिक्कत होती है तो मतलब बिजनेस में भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, टिपिकल स्टेक होल्डर्स आर इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, कम्युनिटीज़, गवर्नमेंट्स और ट्रेड एसोसिएशन। टिपिकल स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, कम्युनिटीज़ होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, ट्रेड एसोसिएशन होते हैं, जो कि अपने मतलब जो कि इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में एंड प्रॉफिट और लॉसेस शेयर भी करते हैं इन फ्यूचर में, जो भी होता है। ठीक है, एंड आइडेंटिटीज़ ऑफ स्टेक होल्डर्स कैन बी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिटी होती है वो या तो इंटरनल भी होती है या तो एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल जैसा कि जो कि वर्क्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक्सटर्नल्स हु वर्क्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनल वो होते हैं जो कि कंपनी के अंदर से काम करते हैं, कंपनी के मतलब कंपनी के ही लोग होते हैं, कंपनी के अंदर के लोग होते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल जो होते हैं आउटसाइडर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। Shareholders are only two types stakeholders that firm is known to be consist of. Shareholders are only one type of stakeholders. ठीक है, shareholders के पास एक टाइप, अच्छा देखिए बहुत छोटी सी चीज़ समझिएगा कि shareholders और stakeholders ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट होता है, इनका भी इंटरेस्ट होता है कंपनी में, बोथ ऑफ देम बियर लॉसेज एंड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, बट दोनों का कॉन्सेप्ट अलग होता है। भले ही दोनों सिमिलर होते हैं, बट सिमिलर जैसे होते हैं लेकिन एक कॉन्सेप्ट नहीं होता, दोनों अलग होते हैं। शेयर होल्डर्स अलग होते हैं और स्टेक होल्डर्स अलग होते हैं, ये हम बाद में समझेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर्स आर ओनली वन टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स दैट फर्म्स नीड टू बी कॉन्सिस्ट ऑफ। शेयर होल्डर्स के पास एक टाइप के सिर्फ स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स के पास एक टाइप का स्टेक होल्डर होता है जो कि कंपनी नीड करती है, मतलब कि जानकार रहें। दैट मीन्स अगर देखिए कंपनी क्या चाहती है कि हमारे पास ऐसे लोगों को कॉन्सिस्ट मतलब होता है कि जानकार होना। ठीक है, तो कंपनी क्या चाहती है? कंपनी चाहती है कि भाई हमारे पास जितने जानकारी लोग होंगे, जितनी लोग हमें जानकारी दे पाएंगे, जितने अवेयर लोग होंगे, उतनी ही हमारी कंपनी भी डेवलप होगी। ठीक है, क्योंकि अगर जितनी भी हमारे पास नॉलेज होगी तभी तो हमारा कंपनी डेवलप हो पाएगा। अगर हमारे पास नॉलेज ही नहीं रहेगी, अगर हम जानकारी ही नहीं रखेंगे किसी चीज़ के बारे में, तो हाउ वी गेट प्रॉफिट एंड हाउ वी गेट डेवलपमेंट एंड हाउ वी गेट ग्रोथ ऑफ आर कंपनी। ठीक है, जब ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, तो पैसे नहीं होंगे, दैट मीन्स प्रॉफिट नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ओनर्स की माइंडसेट होता है वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकार लोग मेरे को मिले, कि मतलब मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप करे आगे फ्यूचर में। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स आर ओनली वन टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स दैट फर्म नीड टू बी कॉन्सिस्ट ऑफ। जो शेयर होल्डर्स के पास सिर्फ एक टाइप का स्टेक होल्डर होता है जो कि जानकार हो। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। द पब्लिक मे ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड एज स्टेक होल्डर्स इन सम केसेस। अच्छा, पब्लिक भी कभी कभी क्या होती है कि स्टेक होल्डर्स एज अ स्टेक होल्डर्स वर्क करती है। क्या होता है कि अगर पब्लिक चाहे तो अगर पब्लिक को लगता है कि हाँ अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे और अगर आगे फ्यूचर में ये अगर कंपनी लॉस प्रॉफिट गेन करेगी, तो पब्लिक क्या करती है कि अपने मतलब कुछ इन्वेस्ट कर देती है कंपनी में, क्योंकि उनको पता है कि अगर हाँ ये कंपनी अगर इस पर इन्वेस्ट करने से मुझे आगे जाके प्रॉफिट होगा, तो पब्लिक भी कभी कभी एज अ स्टेक होल्डर्स जा करके वहाँ इन्वेस्ट करती है कंपनी में और वहाँ के स्टेक होल्डर्स बन जाती है। ठीक है, तो पब्लिक में ऑल्सो भी कंस्ट्रक्टेड एज स्टेक होल्डर्स इन सम केसेस। कुछ केसेस में पब्लिक भी स्टेक होल्डर्स एज अ स्टेक होल्डर्स परफॉर्म करती है। नाउ अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू दैन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अभी बताया कि स्टेक होल्डर्स इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनल स्टेक होल्डर्स आर पीपल हुज इंटरेस्ट इन अ कंपनी कम्स थ्रू अ डायरेक्ट रिलेशनशिप सच एज एम्प्लॉयमेंट, ओनरशिप और इन्वेस्टमेंट। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कि कंपनी के बहुत डायरेक्टली रिलेशन में होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप में होते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप में होने से मतलब है कि देखिए वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप ना होना, वो बहुत ही क्लोज हो कंपनी के। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम कंपनी के अंदर के आदमी हैं तो हम वहाँ कंपनी के बारे में A to Z जानते हैं। ठीक है, हम कंपनी के लोगों से अवेयर हैं, हम वहाँ के परफॉर्मेंसेस से अवेयर है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन ऑलरेडी हम अवेयर हैं।
तो वो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हमें कोई दिक्कत पड़ती है तो हम जाकर सीधे मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, हम वहीं पे काम करते हैं। और एक्सटर्नल क्या होता है कि वो आउटसाइडर्स होते हैं, तो उनको क्या करना, पहले उनको पता का लगाना पड़ता है कि यहाँ पे है कौन, ठीक है, वो टॉप मैनेजमेंट में कौन है। फिर दे ऑल्सो हैव टू नो कि वहाँ पे हम वहाँ तक कम्युनिकेशन करें कैसे, ठीक है। तो वो लंबा प्रोसेस पड़ जाता है, क्योंकि वो आउटसाइडर है तो उनको ये सब परफॉर्म करना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या होता है इंटरनल में, तो इंटरनल डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, दैट मीन्स क्लोज होते हैं वो कंपनी के। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स आर पीपल हुज इंटरेस्ट इन द कंपनी कम्स थ्रू अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो पीपल होते हैं, वो लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट कंपनी में डायरेक्ट रिलेशनशिप के थ्रू आ जाता है, यानी कंपनी से ही आ जाता है, ठीक है। कंपनी के अंदर के लोगों ने ही, कंपनी के ही लोगों ने मतलब वहाँ पे इन्वेस्ट किया होता है। सच एज एम्प्लॉयमेंट, ओनरशिप और इन्वेस्टमेंट। जैसे क्या होता है, एम्प्लॉयर्स हो गए, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय हो गए, एम्प्लॉयर हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, तो ये क्या होगा, ये सब कंपनी में ही काम करते हैं। ओनर होगा, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये सब क्या है, ये कंपनी के अंदर ही काम करते हैं। बट ये अपने कुछ अमाउंट इंटरेस्ट इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, अगर इन फ्यूचर दे अर्न प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, जो भी कंपनी को होता है वो ये लोग बियर आउट करते हैं। नाउ we will discuss external stakeholders. What are external stakeholders? External stakeholders are those who do not directly work with a company but are affected somehow by the actions and outcomes of the business. एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कि कंपनी के साथ डायरेक्टली वर्क नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप होती है, यहाँ पे मतलब ये डायरेक्टली नहीं अटैच होते, ये आउटसाइडर्स होते हैं, ये बाहर के होते हैं, तो ये डायरेक्टली वर्क नहीं करते कंपनी के साथ, बट आर अफेक्टेड समहाउ बाय द एक्शंस एंड आउटकम्स ऑफ द बिजनेस। लेकिन कंपनी के वहाँ के एक्शन से, बिजनेस के एक्शन से, बिजनेस के आउटकम से ये अफेक्ट होते हैं, ठीक है। इफ़ कंपनी फेसेस लॉस दे ऑल्सो हैव टू बियर आउट लॉस, ठीक है। अगर कंपनी लॉस फेस करती है तो इन्हें भी लॉस फेस करना होगा। अगर कंपनी प्रॉफिट होगी तो ये भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक। तो क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली काम तो नहीं करते उसके साथ, कंपनी के साथ, लेकिन कंपनी जिस तरह अफेक्ट होगी वो भी उस तरह अफेक्ट होंगे। जैसे कि सप्लायर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, पब्लिक ग्रुप्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि ये बाहर के लोग हैं, ये आउटसाइडर्स होते हैं, ये कंपनी के अंदर काम नहीं करते, ये बाहर से ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन दे विल गेट प्रॉफिट और लॉस, व्हाट द बिजनेस एक्वायर्स, व्हाट द बिजनेस बिकम्स आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ बिजनेस के आउटकम से, बिजनेस के एक्शन से, भले ये लोग डायरेक्टली वर्क नहीं करते हैं, लेकिन बिजनेस के आउटकम्स और उसके एक्शन से ये लोग इफेक्ट ज़रूर होते हैं। नाउ इशूइंग कंसर्निंग स्टेक होल्डर्स। देखिए ये एक प्रॉब्लम होती है स्टेक होल्डर्स में, क्या होता है देखिए, अ कॉमन प्रॉब्लम दैट अराइजेस फ्रॉम अ कंपनी विद अ न्यूमरस स्टेक होल्डर्स इज दैट वेरियस स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट मे बी नॉट अलाइन, इन फैक्ट द इंटरेस्ट मे बी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल द प्राइमरी गोल ऑफ द कॉर्पोरेशन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द शेयर होल्डर्स टू ऑफ्टन थ्रू आउट टू बी मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड एनहेंस शेयर होल्डर्स वैल्यू। लेकिन देखिए क्या होता है कभी कभी कि या तो कंपनी लॉस में चली जाएगी, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी को लॉस भी बियर आउट करना पड़ता है, और कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के पास इतना ही अमाउंट होता है जितना उसने लगाया उतना ही मिल पाया है, ठीक है। कंपनी मतलब लेबर्स को देने के बाद कंपनी को उतना ही प्रॉफिट हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब वो शेयर कर सके ऐसा उसको प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो क्या होता है कि कभी कभी जो मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जितना स्टेक होल्डर्स ने लगाया होता है उनको उतना नहीं मिल पाता है, ये आज का सबसे डायरेक्ट कॉम्प्लीट हो जाता है, देखिए जितना उन्होंने पे किया होता है उनको उतना नहीं मिल पाता है। तो ये क्या होता है, और लेकिन कोई भी देखिए किसी भी फर्म का क्या होता है प्राइमरी गोल, कि यही होता है कि कॉर्पोरेशन में उसका पर्सपेक्टिव, उसका गोल अचीव हो, उसका पर्सपेक्टिव गोल यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करे और शेयर होल्डर्स वैल्यू को इन्हेंस करे, दैट मीन्स इंक्रीज़ करें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल द प्राइमरी गोल ऑफ कॉर्पोरेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। किसी भी शेयर होल्डर से कंपनी ये एज्यूम करके चलती है, ये एज्यूम करती है, एक्सपेक्ट करती है कि मतलब कि वहाँ पे क्या हो कि कंपनी का जो गोल होता है, दैट मीन्स इफ़ ऑफ्टन थ्रू आउट टू बी मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड इनहेंस शेयर वैल्यू, कि मतलब जो शेयर होल्डर्स हो ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतलब पैसे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें कि शेयर होल्डर वैल्यू बढ़े, इन्हेंस करे, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज हो। लेकिन अगर नहीं होता है तो कंपनी क्या होता है कि सिंस लेबर्स कॉस्ट आर अनअवॉइडेबल, ठीक है, सिंस लेबर कॉस्ट आर अनअवॉइडेबल फॉर मोस्ट कंपनीज, लेकिन लेबर कॉस्ट क्या होता है, वो अनअवॉइडेबल होता है। लेबर को उनकी वेजेस, उनकी सैलरीज देनी ही देनी है, वो अनअवॉइडेबल है। कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि लेबर ने मेहनत की है उतनी,
कंपनी नहीं प्रॉफिट में गई वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन लेबर ने तो अपनी पूरी पूरी हार्ड वर्किंग की है ना, लेबर को तो अपनी पूरी पूरी वेजेस या सैलरी चाहिए। तो लेबर्स कॉस्ट आर अनअवॉइडेबल फॉर मोस्ट कंपनीज, ज़्यादातर कंपनीज़ में, क्योंकि लेबर्स के पास वही वेजेस या सैलरीज होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि लेबर्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट, ठीक है, कभी कभी वो उस एटमॉस्फेयर के साथ एग्जिस्ट नहीं करते, उनको पैसे अगर भाई लॉस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपने पैसे चाहिए। तो क्या होता है कि लेबर कॉस्ट टालना, कभी कभी अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कंपनीज़ के लिए। तो लेबर कॉस्ट ज़्यादातर देना ही पड़ जाता है, चाहे कंपनी लॉस कर रही हो या प्रॉफिट कर रही हो, दैट डजंट मैटर। लेकिन लॉस, क्योंकि लॉस कंपनी के लॉस या प्रॉफिट से, अगर कंपनी को प्रॉफिट भी होता है तो लेबर्स को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो लेबर्स अगर लॉस भी हो रहा है तो लेबर्स को उससे क्या मतलब, लेबर्स को तो अपनी वेजेस चाहिए, अपनी सैलरीज चाहिए। सिंस लेबर कॉस्ट आर अनअवॉइडेबल फॉर मोस्ट कंपनीज, इसीलिए लेबर कॉस्ट जो होती है काफ़ी कंपनीज के लिए अनअवॉइडेबल होती है, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हाँ, कंपनी में सीख तो कीप दिस कॉस्ट अंडर टाइट कंट्रोल, इसीलिए कंपनी को इन कॉस्ट को तो अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है कि हाँ उतनी पैसे, क्योंकि मुझे पता है कि उतनी पैसे मुझे वहाँ लेबर्स को देने हैं, तो उतने पैसों को तो कम से कम टाइट कंट्रोल में रखना होता है इन कंपनीज़ को। दिस इज़ लाइकली टू अपसेट अनदर ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स, इट्स एम्प्लॉयज़। यही रीज़न है कि बाकी एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के अंदर के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जिन्होंने स्टेक होल्डर्स एज ए स्टेक होल्डर्स कंपनी में इंटरेस्ट किया होता है, देखेंगे कि लेबर्स को मिल रहा होता है बट एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल रहा है, तो ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो है उन्होंने हम स्टेक होल्डर एज ए स्टेक होल्डर्स कंपनी में अपना इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेकिन लेबर्स ने अपनी बस मेहनत की है, ठीक है, लेकिन लेबर्स ने कोई ऐसा नहीं किया है। तो अगर लेबर्स को हम ये तो पैसे देने ही देने हैं लेबर्स को, वो तो अनअवॉइडेबल है। तो जब लेबर्स को पैसे मिलते हैं बट शेयर होल्डर्स को नहीं मिल पाते, जो कि कंपनी के अंदर के ही होते हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं कंपनी के, तो कभी कभी ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है दोनों के बीच में, ठीक है। द मोस्ट एफिशिएंट कंपनी सक्सेसफुली मैनेजेस द इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। ज़्यादातर क्या होता है कि कंपनी कम से कम इतना बेनिफिट कमा लेती है कि हाँ एम्प्लॉयज़ को दे देती है, लेकिन कभी मतलब ये कुछ केसेस की बात बता रही हूँ कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है, बट ज़्यादातर कंपनीज जो होती है वो ईजिली सक्सेसफुली मैनेज कर लेती है सिचुएशंस को, कि हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाती है, वरना ऑलमोस्ट प्रॉफिट अर्न कर लेती है कि वो सब में बांट सके, भले थोड़ा थोड़ा बांटें बट दे विल अर्न प्रॉफिट। तो यहाँ पे मोस्ट एफिशिएंट कंपनीज होती है, जो कि बहुत ही एफिशिएंट कंपनीज होती है, वो कम से कम इसे सक्सेसफुली मैनेज कर लेती हैं और उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग उनके इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर देती हैं स्टेक होल्डर्स को। सो आई होप इतना समझ में आया होगा। नाउ स्टेक होल्डर्स वर्सेस शेयर होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स आर ओनली वन टाइप ऑफ स्टेक होल्डर, ठीक है। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं कि जिनके पास सिर्फ एक टाइप का स्टेक होल्डर्स होता है। ऑल स्टेक होल्डर्स आर बाउंड अ कंपनी बाय सम टाइप ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कंपनी से बंधे होते हैं किसी भी इंटरेस्ट को देने के नाम पे, ठीक है। दैट मीन्स उन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, उन्होंने अपने इंटरेस्ट दिया है कंपनी में, यूजुअली फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड फॉर अ रीजन्स अ नीड, ठीक है। बहुत समय के लिए दिया है, लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए दिया है, और उनके उसके पीछे एक रीज़न है उनके देने का, दैट मीन्स उनको प्रॉफिट अर्न करना है। Our shareholders have a financial interest, but our shareholders can also sell their stocks in a company. शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है कंपनी में, बट शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, अपने स्टॉक भी कंपनी में सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। दे डू नॉट नेसेसरली हैव लॉन्ग टर्म, और उनके लिए वो लॉन्ग टर्म हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नीड फॉर अ कंपनी यूजुअली गेट आउट एट एनी टाइम, और वो क्या अपने स्टॉक्स को, अपने इंटरेस्ट को निकाल भी सकते हैं। देखिए, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो होते हैं एक टाइप का स्टेक होल्डर होता है, ठीक है, एक टाइप का स्टेक ही होल्डर होता है वो, मतलब वो भी स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर एक टाइप का, मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी एक टाइप का स्टेक होल्डर ही होता है। पर स्टेक होल्डर में क्या होता है कि उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है अपना इंटरेस्ट, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया होता है, और उसके पीछे एक रीज़न होता है कि उनकी नीड के अकॉर्डिंग एक रीज़न होता है। बट शेयर होल्डर में क्या है कि वो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो अपने इंटरेस्ट तो देता है कंपनी में, लेकिन और अपने स्टॉक्स भी, इवन वो चाहे तो अपने स्टॉक्स भी सेल कर सकता है कंपनी में, बट ये ज़रूरी नहीं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। वो चाहे तो वो कभी भी उसको वापस ले सकता है अपने इंटरेस्ट को, ठीक है, वो वापस पे बैक ले सकता है। और लेकिन स्टेक होल्डर का क्या है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए देता है, और शेयर होल्डर में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देता है, वो चाहे तो कभी भी निकाल सकता है। बस ये डिफरेंस होता है।
देखिए क्या होता है कभी कभी, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ कंपनी इज़ परफॉर्मिंग पुअरली फाइनेंशियली, द वेंडर्स इन दैट कंपनी सप्लाई चेन माइट सफ़र इफ़ द कंपनी लिमिट्स प्रोडक्शन और नो लॉन्गर यूजेज इट सर्विसेज। क्या होता है कभी कभी कि कंपनी अगर मान लीजिए बहुत पुअरली वर्क कर रही है, उसकी फाइनेंशियली मतलब वो फाइनेंशियली बहुत ही पुअर हो चुकी है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ख़राब हो गई, उस कंपनी की फाइनेंशियली बहुत पुअर हो चुकी है, ठीक है। दैट मीन्स हैव नॉट मच ऑफ कैपिटल दैट कैन क्रिएट दैट बिजनेस अगेन, ठीक है, उसके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं रह गई है। That the vendors that company supply chain might suffer if the company limits production no longer uses its company। तो क्या होता है कि कंपनी की, जैसे ये किस केस में होता है कि भाई कंपनी की प्रोडक्शन लिमिट हो गई हो, दैट मीन्स कि कंपनी प्रोडक्ट जब सप्लाई नहीं कर पा रही है तो वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो गया, जब सप्लाई कर नहीं पा रही है तो वो जो पैसे जब सप्लाई उस पहले वाले प्रोडक्ट को बनाने में लगे हैं वो आप वापस नहीं आ पा रहे, तो प्रोडक्शन इस कारण लिमिट हो गया, दैट मीन्स कम हो गई है, प्रोडक्ट लिमिट में आ गई है, जो कि अनलिमिटेड प्रोडक्शन हो रही थी अब लिमिट में आ गई है, उसके बाद प्रोडक्शन कम हो रही है, ठीक है। उसके बाद तो इससे क्या होता है कि आगे के जितने भी सर्विसेज होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, ठीक। जैसे कि अगर हमारी सप्लाई नहीं हो रही है तो हमें उससे पैसे नहीं मिल रहे हैं, उससे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, और बाकी जब प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो हम और नए प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रहे और उसको सेल नहीं कर पा रहे। तो इससे क्या होता है कि कंपनी काफ़ी हद तक बहुत फाइनेंशियली पुअर हो जाती है, बहुत ही लॉस उसको बियर आउट करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उस वहाँ के उस कंपनी के सर्विसेज को एंजॉय नहीं कर पाते। दैट मीन्स कि अगर कंपनी लॉस की कंडीशन में जा रही होती है तो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हटाना होता है अपनी कंपनी से कि कम से कम खर्चा हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी जो देखिए सिमिलरली एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी माइट देयर लॉस देयर जॉब्स। इसीलिए क्या होता है काफ़ी एम्प्लॉयज़ होते हैं इस चक्कर में अपना जॉब भी खो बैठते हैं कि कब कंपनी जब नहीं मतलब फेस आउट कर पाती है इन सब सिचुएशंस को, तो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हटाना होता है, जो कि गलत चीज़, लेकिन कंपनी को हटाना होता है, ठीक है। द कंपनी माइट लॉस देयर जॉब, इसलिए कंपनी क्या होता है कभी कभार अपने मतलब इस जॉब भी खो देती है इस कारण। हाउ एवर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी कैन सेल देयर, लेकिन वहीं पे अगर शेयर होल्डर्स की बात करें, ये तो स्टेक होल्डर की बात हो गई, लेकिन अगर वहीं हम शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी कैन सेल देयर स्टॉक। लेकिन शेयर होल्डर्स की अगर बात करें, शेयर होल्डर्स अपने स्टॉक्स को बेच देती है जिससे कि वो अपने लॉसेस को कवर अप कर सके, ठीक है। लिमिट देयर लॉस, मतलब जो अनलिमिटेड उसका लॉस हुआ है उसको लिमिट में ला सके, वो थोड़ा सा कवर अप कर सके, ठीक है। तो ये सब तो मतलब स्टेक होल्डर तो नहीं कर पाती है, लेकिन शेयर होल्डर ईजिली अपने स्टॉक्स को सेल कर करके अपने लॉस को लिमिट में कर देती है। तो ये बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएट होता है आपके स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द बिजनेस इंक्लूड द शेयर होल्डर, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के, जैसे कि उस पहले तो एग्जाम्पल्स ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स फ्रॉम माई बिजनेस इंक्लूड्स इस शेयर होल्डर्स, इसके शेयर होल्डर्स को मिलाकर मतलब शेयर होल्डर्स भी होते हैं, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़, ये सब क्या होते हैं कि ये इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं। सम ऑफ दीज स्टेक होल्डर्स सच एज शेयर होल्डर्स एंड द एम्प्लॉयज़, लेकिन कुछ इनमें से जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे कि शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज़ आर इंटरनल टू द बिजनेस, लेकिन ये कौन होते हैं, ये इंटरनल टू द बिजनेस होते हैं। दैट मीन्स इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं क्योंकि ये वर्क्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दे वर्क्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स कि कंपनी के अंदर से ही काम करते हैं। अदर्स सच एज बिजनेस कस्टमर्स सप्लायर्स आर एक्सटर्नल बिजनेस बट आर नेवरथलेस अफेक्टेड बाय द बिजनेस एक्शंस, ठीक है। लेकिन इससे क्या है कि ये जो बाहर ये जो होते हैं जैसे बिजनेस हो गए, कस्टमर्स बिजनेस के बाहर से जो काम करते हैं जैसे कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, ये सब एक्सटर्नली वर्क करते हैं क्योंकि ये दे वर्क्स एज अ आउटसाइड ऑफ द फर्म, ठीक है, ये बाहर से काम करते हैं, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करते, ये एज अ आउटसाइडर्स काम करते हैं। तो इन्हें कंपनी के एक्शन से मतलब नहीं होता, इन्हें सिर्फ ओवरकम से मतलब होता है, दैट मीन्स आउटकम से मतलब होता है, क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, इनको एक्शन से मतलब नहीं होता। दैट मीन्स दे आर नेवरथलेस अफेक्टेड बाय द बिजनेस एक्शन, ये बिजनेस एक्शन से अफेक्ट नहीं होते, क्या काम हो रहा है उससे इनको मतलब नहीं होता है। दीज डेज इट बिकम्स मोर कॉमन टू टॉक अबाउट द ब्रॉडर रेंज ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, ये आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन हो गया है कि मतलब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर आजकल के टाइम पे बहुत कॉमन बेस हो गया है बात करने का, ठीक है। सच एज गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज इन विच बिजनेस ऑपरेट्स इन पब्लिक एट लार्ज, और काफ़ी हद तक लोग इसे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ही बनते हैं, मतलब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर आजकल के टाइम पे बहुत कॉमन बात हो गई है क्योंकि देखिए गवर्नमेंट भी जो होती है किसी भी कंपनी की कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है, इवन पब्लिक होती है, सप्लायर्स होते हैं, क्रेडिटर जो होता है वो सब कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। आज के टाइम पे सब ये सोचते हैं कि हाँ हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, जो भी मतलब कोई भी कंपनी जैसे प्रॉफिट टाइम आज के टाइम पे अगर
अचीव कर रही है, तो किसी के भी माइंडसेट आ जाता है कि हाँ ये कंपनी अचीव कर रही है प्रॉफिट, तो अगर हम इसमें अपना इन्वेस्ट करेंगे तो आगे जाकर के कहीं ना कहीं हमें भी प्रॉफिट होगा। तो यही पे चीज़ यही बोली गई कि आज के टाइम पे इट बिकम्स मोर कॉमन टू टॉक अबाउट द ब्रॉडर रेंज ऑफ एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स सच गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज इन विच बिजनेस ऑपरेट और इवन पब्लिक एट द लार्ज। मतलब गवर्नमेंट तो करती ही करती है, यहाँ तक कि पब्लिक भी लार्ज नंबर में अपना इन्वेस्ट करती है, जिससे कि उनको आगे जाकर अगर प्रॉफिट होता है तो कंपनी उनको प्रॉफिट भी प्रोवाइड करेगी। अब बात आती है कि स्टेक होल्डर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेक होल्डर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स। स्टेक होल्डर्स के इंपॉर्टेंट होने के काफ़ी हद तक रीजन्स हैं, ठीक है। फॉर इंटरनल स्टेक होल्डर्स दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज द बिजनेस ऑपरेशन रिलाई ऑन देयर एबिलिटी टू वर्क टुगेदर टूवर्ड्स द बिजनेस गोल्स। देखिए क्या होता है कि स्टेक होल्डर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस नंबर ऑफ रीजन्स। फॉर इंटरनल स्टेक होल्डर्स दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज द बिजनेस ऑपरेशन रिलाई ऑन देयर एबिलिटी टू वर्क टुगेदर टूवर्ड्स द बिजनेस गोल्स। जो बिज़नेस होता है, ठीक है, जो बिज़नेस होता है वो पूरी तरह से उन स्टेक होल्डर्स पे रिलाई होता है, दैट मीन्स निर्भर होता है, ठीक है, कि उनके इसलिए निर्भर रहता है क्योंकि उनके काम करने के तरीके पे निर्भर रहता है कि अगर वो काम करेंगे, उनके काम जिस तरह वो काम कर रहे हैं उसी तरह उनके उसी तरह काम करने से उनके बिज़नेस के गोल्स को अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी बिज़नेस अगर अपने स्टेक होल्डर्स उसके स्टेक होल्डर्स हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि हाँ वो काम करेगा जिससे कि मेरे बिज़नेस को प्रॉफिट अचीव होगा। तो यहाँ पे बिज़नेस जो होती है, पहले तो बिज़नेस बहुत हद तक निर्भर रहती है वहाँ के स्टेक होल्डर्स पे। बिज़नेस अपने ऑपरेशन के लिए, अपने परफॉर्मेंसेस के लिए, अपने एक्शंस के लिए और बिज़नेस के गोल्स को अचीव करने के लिए उन पर रिलाई रहती है कि उनके एबिलिटी टू वर्क, ठीक है। बिकॉज द इंटरनल स्टेक होल्डर्स दे आर इंपॉर्टेंट। और इंटरनल स्टेक होल्डर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो इंटरनली काम करते हैं। तो जो बिज़नेस होती है वो पूरी तरह से उस पर निर्भर रहती है, उनके काम करने के तरीके पर निर्भर रहती है, क्योंकि उन्हीं के काम करने के तरीके से हमारी कंपनी को या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा, अगर लापरवाही से काम करेंगे तो दे विल गेट लॉस, दे हैव टू फेस लॉस, ठीक है। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स पे कंपनी इसलिए भी इतना रिलाई रहती है, पूरी तरह से निर्भर रहती है, उनके काम करने के तरीके पे निर्भर रहती है, क्योंकि उन्हीं के काम करने के तरीके से हमारे बिज़नेस के गोल्स को अचीव किया जा सकता है। उसी के काम करने के तरीके से हमारे बिज़नेस के आउटकम्स का पता कर सकते हैं कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट आएगा, ठीक है। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आर ऑन अदर हैंड कैन अफेक्टेड द बिजनेस इनडायरेक्टली। एक्सटर्नल होल्डर्स क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स, वो बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, दैट मीन्स डायरेक्टली नहीं अफेक्ट करते, इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर इंस्टेंस कस्टमर्स कैन चेंज देयर buying habits, suppliers can change their manufacturing and distribution practice, and government can modify laws, regulation. Ultimately, managing relations, internal and external stakeholders, are key of the business long-term success. देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए, जो इंटरनल के काम करने के तरीके पे, इंटरनल स्टेक होल्डर्स के काम करने के तरीके पे पूरा बिजनेस निर्भर रहता है। अगर वो ढंग से काम करेगा तभी प्रॉफिट अचीव होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स में तो देखिए समझ में आता है कि पूरी कंपनी उसमें निर्भर रहती है। एक्सटर्नल में क्या रीज़न होता है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर भी कंपनी पे अफेक्ट करती है इनडायरेक्टली, लेकिन कैसे, देखिए अगर कस्टमर मान लीजिए अपनी बाइंग हैबिट्स को चेंज कर देता है, दैट मीन्स कस्टमर जिस तरह से प्रोडक्ट खरीद रहा था वो उसने कम कर दिया, जो प्रोडक्ट वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में खरीद रहा, बहुत लार्ज अमाउंट में खरीद रहा था वो कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं बिजनेस को लॉस हो जाएगा। उसने बढ़ा दिया तो उसको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो कंपनी के कस्टमर के अपने बाइंग हैबिट्स को चेंज करने से देखिए कंपनी में इफेक्ट पड़ा। सप्लायर्स के अपने मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रैक्टिसेस पैटर्न चेंज करने पर वहाँ पर इफेक्ट कर गया। गवर्नमेंट के लॉज पे चेंजेस आने के, गवर्नमेंट के लॉज और रेगुलेशन पे मॉडिफाइड यानी चेंजेस आने पे कहीं ना कहीं कंपनी बिजनेस जो है इनडायरेक्टली अफेक्ट कर गई। तो अल्टीमेटली मैनेजिंग रिलेशनशिप विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स इज द की टू द बिजनेस लॉन्ग टर्म सक्सेस। इसलिए कहीं ना कहीं अगर देखिए कंपनी के चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ठीक है, बोथ ऑफ द स्टेक होल्डर्स इज द की ऑफ द बिजनेस लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये की होते हैं बिजनेस के लॉन्ग टर्म सक्सेस। आगे जाकर के अगर सक्सेस मिलेगी बिजनेस को तो इन्हीं दोनों के एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेक होल्डर के रिलेशनशिप से ही मिलेगी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब एक सवाल आया होगा सबके मन में कि इज द शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर्स आर सेम, ठीक है।
क्या स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स सेम होते हैं? ऑल्सो शेयर होल्डर्स आर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर, ठीक है। शेयर होल्डर एक तरह के स्टेक होल्डर होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस में, ठीक है। दे आर नॉट ओनली द स्टेक होल्डर, ये सिर्फ स्टेक होल्डर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अदर स्टेक होल्डर इंक्लूड एम्प्लॉय। देखिए स्टेक होल्डर की कुछ एग्जाम्पल जैसे एम्प्लॉय हो गए, कस्टमर हो गए, सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए एंड पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक बहुत अमाउंट में, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन ट्रेंड टूवर्ड्स थिंकिंग मोर ब्रॉडली अबाउट द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ अ बिजनेस। आज के टाइम पे देखिए इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ ट्रेंड, यहाँ पे एक ट्रेंड बन गया है कि ओवर थिंकिंग अबाउट मोर ब्रॉडली अबाउट द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हाँ इस बिज़नेस में हम स्टेक होल्डर बन जाए या शेयर होल्डर बन जाए, जिससे कि हमारे को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये बिज़नेस आगे जाकर प्रॉफिट अचीव करता है तो हमें भी हो गए। तो यही बात बोली गई है। जैसे देखिए पूरी बात सुनिए। ऑल्सो शेयर होल्डर्स आर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स होते हैं, बट दे आर नॉट ओनली स्टेक होल्डर, लेकिन ये सिर्फ स्टेक होल्डर नहीं होते हैं। जैसे कि देखिए स्टेक होल्डर्स कौन कौन इंक्लूड करता है? एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, पब्लिक हो गए, ये सब पब्लिक एट लार्ज, मतलब पब्लिक में कोई भी, ठीक है। आज के टाइम पे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि हाँ इस कंपनी के स्टेक होल्डर बन जाए। उनका रीज़न ये होता है कि अगर देखिए कंपनी जो है अगर आगे जा कर के प्रॉफिट अचीव करती है तो जो जिन्होंने अपना इन्वेस्ट किया है उनको भी आगे जाके प्रॉफिट अचीव होगा। लॉस तो होगा, अगर मान लीजिए कंपनी को लॉस होगा तो इनको भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर लॉस फेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी मिलेगा, तो प्रॉफिट भी तो करेंगे ना। तो हमेशा कोई भी अपनी कंपनी हमेशा कोई भी बिजनेस, अगर हम कॉमर्स की बात करें तो हमेशा कॉमर्स प्रॉफिट को सोच कर चलता है, ठीक है, कभी भी लॉस को नेगेटिव नहीं सोच के चलता है। तो यहीं पे वही बात बोली गई है, अगर प्रॉफिट होता है तो इनको भी प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस होता है तो वो तो बियर आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे हमको और कोई भी ऐसी कंपनी में क्यों लगाएगा जहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोइंसिडेंटली अगर लॉस हो जाता है तो उन्हें फेस आउट करना पड़ेगा, वरना अगर प्रॉफिट होता है यही सोच करके लोग जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं कि कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट होगा। तो यही आज के टाइम पे इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ ट्रेंड टूवर्ड्स थिंकिंग मोर ब्रॉडली अबाउट द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस, कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस लोग आज का अगर ट्रेंड बन गया है इस बारे में सोचना कि हाँ मतलब हम भी स्टेक होल्डर्स होते बिजनेस के। दैट मीन्स यही रीज़न होता है लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर बनने का कि हम भी उस कंपनी के अगर स्टेक होल्डर्स बन जाएंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। और सिंपल सा यही अंतर होता है स्टेक होल्डर्स में। देखिए स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। स्टेक होल्डर भी एक तरह से मतलब शेयर होल्डर भी एक तरह से स्टेक होल्डर ही होते हैं, बट क्या होता है कि स्टेक होल्डर्स में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना इन्वेस्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स में हम अपने इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने स्टॉक भी बेच सकते हैं कंपनी में, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। वो जब भी चाहें वो वहाँ पे निकाल सकते हैं, वो जब भी चाहें वहाँ से निकाल सकते हैं। सो आई होप गाइज you all understand the concept. If you understand the concept, so just like, share, subscribe my channel and also drop your comment by which I get to know your feedback. So have a great day. Bye guys, take care.